वेलकम टू माय क्लास। करें शुरू चैप्टर 17 फॉरेस्ट के साथ। आज की क्लास में जंगल जंगल बात चली है, सुना है ना सबने सॉन्ग, है ना। फॉरेस्ट कोई गया नहीं भी है तो बचपन से सब मोगली को जानते हैं, वो जंगलों में रहता था। पर जंगल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है मोगली को छोड़कर, जितने ही उसके लिए इंपॉर्टेंट थे उतने ही हमारे लिए भी है। वो उसका घर था। हम चाहे फॉरेस्ट में रहते नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट घर से कम हमारे लिए भी नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों बोला मैंने, यही हम जानेंगे आज की क्लास में। So let's talk about what is forest. A biotic community spread over a large area, chiefly dominated by trees, woody shrubs and herbs that provide shelter, breeding place and food to a large number of animals. It is known as a forest. अब आपको लगेगा जंगल बोला खत्म की बात, इतना मैम ने टेक्निकल टर्म बताया, लेकिन एज साइंस स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए क्यों हम उसको एक बायोटिक कम्युनिटी बोलते हैं। यस, क्यों बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी? क्योंकि बायोटिक कम्युनिटी का मतलब है वहां पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते हैं। नॉन लिविंग भी होंगे, लेकिन वहां पे जो कम्युनिटी है, जो रहने वाले हैं, वो सारे लिविंग हैं, उनमें लाइफ है। और वुड्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन है। इट प्रोवाइड्स शेल्टर, ब्रीदिंग प्लेस एंड जो भी वहां रह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन सब का ब्रीदिंग प्लेस है, उनका खाना पीना, उनका रहना, जैसे भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वो सारा फॉरेस्ट उनको प्रोवाइड करता है। तो मैंने चाहे क्लास की शुरुआत फॉरेस्ट से की है, लेकिन शायद ये शब्द सुनते ही हमें पता चलता है कि कितनी वैल्यू है इनकी उनके लिए। जब आप कभी भी किसी एनिमल से उसका फॉरेस्ट छीनने की कोशिश करते हो तो वो क्यों एंग्री होते हैं, यही नेचर आपको ड्रॉबैक आंसर करता है, गुस्से में आपको उस चीज का जवाब देता है। एनिमल्स इतने वाइल्ड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप उनसे उनका घर छीन रहे हैं। सो इसीलिए हम हमेशा बात करते हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, और सबसे पहले फॉरेस्ट को ना काटने की। वो भी किस लिए? अपनी बेसिक नीड्स के लिए। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में बहुत बार इस बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट वेरीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये कहने का मतलब क्या है? क्योंकि जो भी तरह के पौधे, प्लांट्स या वहां के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे किस तरह के होंगे, वो सिग्निफिकेंटली इसी बात पे डिपेंड करता है कि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, क्योंकि उसी हिसाब से वो सर्वाइव करेंगे। ये सब चीजें हमने अडेप्टेशंस में पढ़ी थी। तो जिस तरह का वहां का टेम्परेचर है, वेदर कंडीशंस है, उसी हिसाब से वहां पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। तो यही हमारा रीजन है कि किस तरह की वैरायटी हमें मिलती है, और उसके बेसिस पे हम फॉरेस्ट को डिवाइड करते हैं: टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट, क्योंकि आपने पढ़ा है टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, उसी ने टेम्परेट फॉरेस्ट को जन्म दिया। इसीलिए उनको बोला जाता है वहां पे ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट होते हैं। whose main type of tree is one that sheds the leaves every year. तो यहाँ पे उनके पास वो वाली ट्रीज हैं जो एनुअली अपने पत्ते छोड़ देते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि दोबारा नहीं आएंगे, दैट्स ए नेचुरल प्रोसेस कि एवरी ईयर एनुअली वहां पे लीव्स जो है शेड होते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेनली ग्रोज इन प्लेसेस विद कूल विंटर्स एंड वार्म मॉइस्ट समर्स। यही टेम्परेट क्लाइमेट होता है, तो उसके हिसाब से फॉरेस्ट एक्ट करते हैं। ट्रॉपिकल का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वो जो है वो वार्मेस्ट है एंड रेनिएस्ट फॉरेस्ट है। तो यहाँ का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी को जन्म देता है, क्योंकि ये वाला जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को सूट करता है। ये भी हमने एडेप्टेशंस में पढ़ा था, जहां पे हमने उनके यूनिक फीचर्स भी पढ़े थे। देन वी हैव boreal forest, characterized by long cold and dry winters and short warm and moist summers with approximately 50 to 100 frost-free days per year. Boreal forest growing in high latitude environments in below freezing temperatures. वो आपको पिक्चर देख के पता चल रहा होगा। सो है तो वो भी जंगल, लेकिन ये जंगल है जहाँ पे ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अगेन वही होंगे जो इस
टेम्परेचर रीजन्स में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। ऑलराइट, तो फॉरेस्ट किस तरह के होंगे ये तो क्लियर हो गया। अब फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कहने की जरूरत नहीं है, सब चीजें हमें पता है। सबसे पहली बात, इंडस्ट्री पूरी तरह अपने रॉ मटेरियल्स के लिए डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। अगर वो फूड इंडस्ट्री होगी तो उनकी हर चीज वहां से आएगी, अगर वो फर्नीचर इंडस्ट्री है, एसेसरी इंडस्ट्री है, कुछ भी ऐसा है, डेकोरेटिव इंडस्ट्री है, तो जो वुड चाहिए अलग अलग तरह की, सब कुछ उनको फॉरेस्ट से मिलता है। मेडिसिन के लिए अगर आप मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स में जाते हो तो क्या होता है, वो भी टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, राइट, रॉ मटेरियल्स के लिए। दूसरी बात, अगर मैं ग्लोबली देखूं फॉरेस्ट का क्या रोल है, वो हमें मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और टेम्परेचर को लो करते हैं। इसीलिए प्लांट्स लगाने के लिए बार बार कहा जाता है, क्योंकि वो आपके एरिया जहां पे भी आप देखते हो बहुत सारे ट्रीज होते हैं, आपको गर्मी कम लगती है क्योंकि वो वहां के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। यस, and then they prevent soil erosion and preserve the fertility of soil. You know the answer to this. Why? Because जब पौधे उगते हैं तो जो सॉइल है वो उसके रूट्स को होल्ड करके रखती है, तो जहां पे भी पौधे होंगे सॉइल अपनी जगह पे रहेगी, फर्म रहेगी। और अगर आप प्लांट्स को ही हटा दोगे तो मिट्टी लूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो हवा पानी के साथ इधर उधर उड़ती रहती है, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास सॉइल इरोजन होता है। देन as I talked about all these facilities, whether it's fertilizers, whether it's fuel, whether it's food, fiber, animal, medicines, everything, हम सब चीजों के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो इतनी सारी चीजें हमें वो देते हैं, तो हम उनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उनका ध्यान रखना ना रखना क्यों हमारे ऊपर आता है? उन बारों में भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरेस्ट का प्रोफाइल कैसा है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक फॉरेस्ट जहां पे भी होते हैं उनके जोन्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप ऊपर देखोगे एमर्जेंस लेयर, जिसको हम क्राउन भी बोलते हैं, क्राउन, द ताज। देन यू हैव कैनोपी लेयर, और कैनोपी लेयर के नीचे आप देखते हो अंडर स्टोरी या श्रब लेयर, और उसके नीचे आती है फॉरेस्ट फ्लोर लेयर, यानी जहां से सब चीजों की शुरुआत टू द ग्राउंड लेवल। और ये सब चीजें पिक्चर के साथ मैं आपको यहां एक्सप्लेन करती हूँ। क्राउन जो आपने बिल्कुल ऊपर का एमर्जेंट लेयर पढ़ा था, अब क्राउन क्या होता है? द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम, उसे हम क्राउन बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कैनोपी, the branches of the tall trees of the forest from overhanging coverings like a roof over the other plants in the forest. This is the canopy. And then when I talk about understories, ये वो लेयर है जहां पे the trees of a forest have crowns of different types and sizes. They cause different horizontal layers in the forest. क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आप बात करते हो different types of plants की, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो करने शुरू करते हैं। वो हर्ब्स भी हो सकते हैं, वो श्रब्स भी हो सकते हैं, और अगर वो बिग ट्रीज होंगी तो ऑब्वियसली वो ऊपर तक पहुंचेंगी। ऑलराइट, इसीलिए हम बोलते हैं द टॉल एंड जायंट टॉल ट्रीज फॉर्म द टॉप लेयर, द श्रब्स एंड द टॉल ग्रासेस फॉर्म द सेकेंड अंडर स्टोरीज, वेरियस टाइप्स ऑफ हर्ब्स फ्रॉम द लोएस्ट लेयर, एंड द फॉरेस्ट फ्लोर रिमेन्स कवर्ड विद द लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, टिग्स एंड सीड्स। ये बहुत क्लियर है क्योंकि जो भी प्लांट्स होंगे वो तो अपने एक ग्राउंड लेवल से ग्रो करना शुरू कर देंगे, जैसा आप देख रहे हो, चाहे वो श्रब्स हो चाहे वो हर्ब्स हो, वो आपको पता है छोटे प्लांट्स होते हैं, लेकिन ट्रीज जाती हैं ऊपर तक। और इनमें से जो भी है, चाहे वो उनके पत्ते हैं, चाहे वो उनकी ब्रांचेस हैं, कोई पेड़ खत्म हो गया है, कोई बर्ड गिर गया है, वो सारा फॉल जो आता है वो आता है हमारे फॉरेस्ट फ्लोर में। वो कहाँ आता है? हमारे फॉरेस्ट फ्लोर में, और यहाँ पे आके वो डेड और डीके होता है, जो इवेंचुअली उसको सॉइल में ले जाता है। कहाँ लेके जाता है? सॉइल में, जहां पे वो सॉइल से आया था और सॉइल में ही वापस चला जाता है। सो दिस साइकिल ऑफ मेंटेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काम करा जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा, जिसके बारे में आपको स्लाइड्स में पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, फॉरेस्ट की अलग अलग लेयर्स हैं, फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं, और हर प्लांट का कुछ एक फायदा और नुकसान होता है, बट फायदे ज्यादा है, नुकसान कम ही है, क्योंकि वो नुकसान हम करते हैं उसको गलत तरीके से यूज करके। तो जब हम देखते हैं बाबुल का जो अगर प्लांट है, उससे आपको गम मिलता है, शीशम से आपको टिम्बर मिलती है, नीम से आपको मेडिसिनल वैल्यूज मिलती हैं,
एंड सैंडलवुड से आपको ऑयल मिलता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप लिस्ट देखोगे इतनी डाइवर्सिटी है प्लांट्स की, उनके पार्ट्स की, उनसे डिराइव की हुई चीजों की, हर एक का अपना ही एक अलग यूज है। तभी तो आयुर्वेदा इतना ज्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में यूज होता है। दैट इज ऑल अबाउट हर्ब्स एंड श्रब्स, उसकी एक अलग स्टडी है। तो हमारे पास कई बार इतना कीमती पौधा हमारे घर में लगा भी होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता, राइट? क्योंकि हम इन चीजों की वैल्यू नहीं करते। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारी फूड चेन, जिसको हम पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास एक फॉरेस्ट होता है वहां पे ऐसी कितनी फूड चेन्स होती हैं। तो अगर आप इन फूड चेन्स को मेंटेन नहीं करोगे, मैं बार बार अपना नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ह्यूमंस ही लेकर आते हैं अपने ग्रीडी पर्पसेस के लिए। तो नेचुरल कॉल है, सनलाइट की प्रेजेंस में आपको पता है ऑटोट्रॉफ सबसे पहले अपना प्लांट फूड बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि उनको आप प्रोड्यूसर्स बोलते हो, राइट? तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रोड्यूस करते हैं। अब फूड इस प्रोड्यूसर में आ गया, अब जो भी इसको ग्रास को खाएगा, मेरे केस में ग्रास होपर है, सबसे पहला ग्रास होपर जिसने इसको खाया, इसकी जो भी एनर्जी थी वो गई ग्रास होपर के बॉडी। कुछ परसेंट, 100% कभी नहीं जाएगी, 10% लेवल एनर्जी पास होती है जो इसमें हो। फिर इस ग्रास होपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। वो एनर्जी जो इसके अंदर थी उसका 10% गया एक फ्रॉग के बॉडी में। अब इस फ्रॉग को भी तो कोई खाएगा ना, किसने खाया? हमारे स्नेक भाई साहब ने। तो जब हमारे स्नेक भाई साहब ने फ्रॉग को खाया तो इसकी 10% एनर्जी लेवल गई स्नेक में, और फिर स्नेक को खाया एक हॉक ने, तो इसकी 10% एनर्जी गई इसके अंदर। तो आपने इसको इसीलिए फूड चेन बोला कि हर स्टेप में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर, और ये यहाँ रुक नहीं जाता क्योंकि हॉक को खाने वाला भी तो कोई है। सो ये चेन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इस चेन में अगर आप कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को मार दो, जो हम करते हैं, हंटर्स यही काम है, राइट? या अगर वहां पे कोई ह्यूमन बींग रह भी रहे, वो शिकार करने गए हैं या अपने फन के लिए कह लो, किसी चीज के लिए भी कह लो, उन्होंने किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को मार दिया। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ स्नेक का, उनको लगा सांप तो बहुत हार्मफुल है, मार दो इसको। तो अब जब वहां पे सांप मर जाएगा, मेरी इस साइकिल में से सांप खत्म हो गया, राइट? मैंने ये ट्रांसफर होने से पहले ही आई जस्ट मेक श्योर कि हमारी ये चेन है, और अब मैंने इससे इस सांप को हटा दिया। तो फ्रॉग के बाद मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपको ये समझ आया ये सांप इस फ्रॉग को खाता है। जब हम इस सांप को मार देंगे तो पहली बात, फ्रॉग को कौन खाएगा? तो इससे क्या होगा? फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रॉग को कोई खा नहीं रहा है ना। और फ्रॉग किसको खाता है? ग्रास होपर को खाता है ना। तो जब फ्रॉग इतने सारे हो जाएंगे, हमारे पास ग्रास होपर तो उतने ही है, तो ग्रास होपर की स्पीशी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? ये जो इतने सारे फ्रॉग बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, उनको खाना खाने को मिलेगा ही नहीं, वो खुद स्टार्वेशन से मर जाएंगे। यस। और जो हमारे हॉक थे जो इस स्नेक को खा रहे थे, वो तो सबसे पहले लेवल पे ही खत्म हो गए, क्योंकि क्योंकि उनको खाने के लिए कोई भी नहीं था। तो ये जो हॉक थे वो सबसे पहले लेवल पे खत्म हो गए। फ्रॉग्स थोड़े टाइम में उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन उसके बाद वो भी स्टार्व करेंगे क्योंकि हमारे ग्रास होपर्स खत्म हो जाएंगे। और ये ग्रास होपर्स जो इस प्लांट पे डिपेंडेंट थे वो भी खत्म हो गए। तो ये जो इनकी अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन हर जगह ग्रास 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 हो जाएगी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म के जाने से पूरी चेन हमारी डिस्ट्रप्ट हो गई। यही होता है जब हम अपनी स्टूपिड एक्टिविटीज करते हैं और मजाक में या अपने किसी मोटिव की वजह से इनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो यही लर्निंग है। हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस चेन के हर ऑर्गेनिज्म में फर्क आता है जो बहुत ही इनॉर्मस लेवल तक जाता है। ये सिर्फ एक चेन है। जब हम एक फॉरेस्ट की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे ऐसी अनेकों चेन्स चल रही हैं साथ साथ, जिससे फूड वेब बनता है,
राइट, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको सिर्फ एक सिंगल चेन दिखाई थी, तो जब इतनी सारी चेन्स चल रही हैं, वो इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ये ऐसे चल रहा है, क्योंकि नेचर ने तो सबका इंतजाम किया हुआ है। तो जब बहुत सारी चेन्स इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखते हैं रैबिट, ये रैबिट इस घास को खा रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमारा ऑटोट्रॉफ है, ग्रीन प्लांट, इसको रैबिट ने खाया। अब रैबिट को खाने वाला हॉक भी है, राइट, और इस हॉक को खाने वाला कौन है? ये हॉक जो है वो रैबिट को भी खा सकता है, वो इसको भी खा सकता है, वो इसको भी खा सकता है, और वो इसको भी खा सकता है। तभी तो फूड चेन बनेगी। अब जब आप इसमें से अगेन किसी एक भी पैरामीटर को कट कर देंगे या रिमूव कर देंगे, पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे मैंने आपको फूड चेन में समझाया था फर्क कैसे पड़ेगा सबके ऊपर, उसी तरह से इस फूड वेब में भी सबके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ऑल राइट, ओके, नाउ एज आई सेड, टॉकिंग अबाउट डिकम्पोजर्स, ये फूड चेन और फूड वेब के बाद हम डिकम्पोजर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फूड चेन फूड वेब में किसने खाया, कितना छोड़ा, कितना बचा, कितना आएगा, ये सारी चीजें जो है डिकम्पोजर्स बहुत ही आसानी से मेंटेन करते हैं। जो भी हमारा वेस्ट बचता है, जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉरेस्ट फ्लोर पे बचता है, वो सारा डिकम्पोजर्स के द्वारा सड़ाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, और वो दोबारा से क्या होता है, मिट्टी में ही चला जाता है। मिट्टी से ही ग्रो किया था और वो दोबारा से मिट्टी में चला जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है और आपका नेचर बिल्कुल क्लीन रहता है। So decomposers feed on the remains of other animals. Decomposers play an important role in the ecosystem. By digesting dead matter, they put nutrients back into the soil, making them available to producers. So कितनी सही बात है ना, सारी चीजें वहीं पे ही हैं, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, और जो वहां पे कोई सफाई वाला भी नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सफाई वाले हमारे डिकम्पोजर्स है। इसलिए कई बार हम उनको क्लेंजिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, और पेपर में क्वेश्चन भी आता है डिकम्पोजर्स को क्लेंजिंग एजेंट्स क्यों बोला जाता है। सो आई होप नाउ यू हैव गॉट द आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीन लंग्स, जो दूसरा टर्म है फॉरेस्ट को दिया गया है। मुझे लगता नहीं है अब इसका मुझे बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने जब इंपॉर्टेंस पढ़ी थी फॉरेस्ट की, हम वो सारे पॉइंट्स रिवाइव कर चुके थे। फिर भी मैं आपके लिए रीड करती हूँ दैट प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच हेल्प्स द एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। दे आल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज व्हाई द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स। और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं आता, आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से फॉरेस्ट जो है वो पूरे आपका जो एयर एक्सचेंज है या जो बैलेंस इन नेचर है वो कैसे मेंटेन करते हैं। उस केस में भी आपको ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करके बताना है। ओके, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, इससे आपको दोबारा से याद आएगा इन सब का रोल। तो ये हमारा ऑक्सीजन साइकिल का पार्ट भी होता है, क्योंकि ये आप सब पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजर्स, पर मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जब आता है आपके पास 5 मार्क्स का, तो आपको ये फिगर बना के समझानी है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस या ग्रीन प्लांट्स आपको हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए सॉइल में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस तरह से गैसेस का बैलेंस मेंटेन करते हैं, या आपसे आता है कि आप न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से रिसाइकिल करते हैं। तो उन सब में आपको इस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, एंड दिस इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर गोइंग बैक टू द सॉइल। ठीक है, देन सबसे जरूरी आखिरी बातें, कि जब हमने इतनी सारी पढ़ाई की, हम क्यों कर रहे थे? हम इसीलिए कि जो फॉरेस्ट हैं वो डिप्लीट हो क्यों रहे हैं, फिर खत्म क्यों हो रहे हैं, हम ये सब इतना इंपॉर्टेंस क्या है उसको इतना बोलते हैं, इतना हमें उनसे मिलता है, तो फिर फॉरेस्ट कौन काटेगा? जिसको पता है कि ये चीज हमारे लिए सोने का अंडा है, दे रही है, तो हम उसे खत्म क्यों करेंगे? उस मुर्गी को कोई क्यों खत्म करेगा जो हम कर रहे हैं? तो उसका रीजन है क्योंकि हम फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारा लोड डाल रहे हैं, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत सारे लोग जो हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। लाइफस्टाइल, एस्पिरेशंस, वेल्थ एंड पॉवर्टी, आप समझ सकते हैं अपनी नीड्स के लिए आप फॉरेस्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि एज अ रिजल्ट आप वहां पे
अर्बनाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एक फॉरेस्ट हटा के हम वहां पे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना देते हैं, मॉल बना देते हैं, जिसकी वजह से आपने फॉरेस्ट के बारे में उसकी जो भी चीजें हमें मिल रही हैं वो भूल गए, और उसके साथ साथ इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जिनका वो घर है आपने वो छीन लिया। देन अगेन दिस इज अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि कई बार आपने वहां पे जब एक मॉल खोला, जब एक बिल्डिंग खोली, तो आपको ट्रांसपोर्ट भी तो वहां पे वेल करना पड़ेगा ना, जिसके लिए आपको सड़कें बनानी पड़ेंगी, राइट। फिर मिट्टी गायब हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनर्जी और रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। दिस इज हाउ द साइकिल गोज, क्योंकि जो भी वहां जाएगा उसको सारी फैसिलिटीज चाहिए होंगी। वहां लोग जाएंगे क्यों? क्योंकि अगर आपके आसपास की सब फैसिलिटीज नहीं है, कोई भी ह्यूमन बींग वहां सर्वाइव नहीं कर सकता। सो ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं। वाटर डिग्रेडेशन हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और आपका एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होता जा रहा है, जिन सब का इम्पैक्ट जो है आपकी डाइवर्सिटी लॉस पे आता है, और इसी की वजह से आपके जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होना शुरू होते हैं, क्योंकि जहां से वो शुरू हो रहे थे वो तो हमने ले लिया, राइट। और उसको अच्छा बनाने के लिए हमारी भाषा में हम ये सारी चीजें करनी शुरू कर देते हैं, लोग खुश नहीं। पर जब लोग खुश होते हैं तो हमारा नेचर नाराज हो जाता है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। सो ये मेच्योरिटी लेवल पे समझना बहुत जरूरी है, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन। सो हमें क्या करना चाहिए? हर लेवल पे हमें कोशिश करनी चाहिए हम हर जगह ग्रीनरी रखें। अगर आप बड़े बड़े जंगल गोल्ड खत्म कर रहे हो, तो एटलीस्ट मेंटेन कि आप अपने आसपास पेड़ लगाओ, ताकि जो लॉस आप इतने लार्ज स्केल पे कर रहे हो आप उसको छोटी स्केल्स में मेंटेन रखो। प्लांट्स शुड बी प्लांटेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड, जैसा आपने देखा है जो बहुत अच्छी सोसाइटीज हैं, एरियाज हैं, वहां पे ये किया जाता है, क्योंकि इससे एटलीस्ट रोड पे जो भी व्हीकल्स पोल्यूशन कर रही हैं, ये प्लांट्स उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। देन डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रोटेस्टेड। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से ही होनी चाहिए कि अगर किसी के माइंड में ऐसा आता भी है, आपको वो पॉइंट वहीं खत्म करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉज शुड बी फॉर्मुलेटेड अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन। कोई भी लीगल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करना भी चाहता है तो वो उसके लिए प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, जहाँ पे ये ध्यान रखा जाए कि अगर आप एक ऐसा एक्शन करना भी चाहते हैं, आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान भी है, तो हम उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करें। इतना उसको ज्यादा डाइवर्स ना कर दें कि उससे सफर एट द एंड ऑफ द डे हमारी नेक्स्ट जनरेशन को करना पड़े, क्योंकि अगर आज आप ये प्रैक्टिसेस करोगे तो उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? आपकी आने वाली जनरेशन को, क्योंकि पानी उनके लिए खत्म होगा, रिसोर्सेज उनके लिए खत्म होंगे। यस। तो हम जब भी कोई एक्शन करते हैं हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी आगे की जनरेशन पे इस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं। हमारे एक्शंस के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आज पोल्यूशन ज्यादा है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। पानी खत्म है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, इतना सब कुछ नेचर में हो रहा है, it is all because of our actions. So next time when you do anything like this, when you think anything about like this, आप हमेशा उसके consequences के बारे में पहले सोचें। ऑल राइट। सो आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सब चीजों की इंपॉर्टेंस समझाई, नेचर की वैल्यू समझाई, फॉरेस्ट को क्यों हमारी लाइफलाइन बोला जाता है वो समझाया। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सो जब भी आप ये सब चीजें पढ़ेंगे उसको अपनी लाइफ में फॉर्मुलेट करने की सबसे पहले जरूरत होती है। ओके, सो वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।